हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 87, 88, 89 और 90 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर पिछली धाराओं के वीडियो मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 87 के बारे में। आईपीसी की धारा 87 क्या कहती है? ये कहती है कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और उसकी संभावना का ज्ञान हो। मतलब कि कुल मिलाकर के ऐसा कोई कार्य जिसकी सम्मति दी गई हो और जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के लिए नहीं किया गया हो और जिसकी संभावना हो कि वह उससे घोर उपहति या मृत्यु हो सकती है, मगर वह उस कार्य के लिए अनुमति नहीं है, संभावना है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि दो व्यक्ति कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब कुश्ती लड़ने के लिए दो व्यक्ति यदि सामने आते हैं तो दोनों व्यक्तियों को पता है कि यदि वो कुश्ती लड़ेंगे तो उससे उनको चोट लग सकती है और वे घायल हो सकते हैं। लेकिन ये बात उन दोनों को अच्छे से समझनी है कि उन दोनों को आपस में घोर उपहति कारित नहीं करनी है और एक दूसरे की मृत्यु कारित नहीं करनी है। घोर उपहति कारित होने की संभावना है, मृत्यु कारित होने की संभावना भी है, लेकिन उनका आशय जो है घोर उपहति कारित करने का या मृत्यु कारित करने का नहीं है। यदि दोनों आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को चोट लग जाती है, कुश्ती लड़ते हैं और चोट लग जाती है, तो यह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये कहती है धारा 87 यानी कि 87। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या उपहति यानी कि घोर उपहति होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, या उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिससे वह अपहानि सहन करने चाहे अभिव्यक्ति विवक्षित हो, या मतलब विवक्षित का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दी गई हो। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब कि मान लेते हैं कि दो व्यक्ति कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कुश्ती करने के लिए वो मैदान में आते हैं या उस रिंग के अंदर आते हैं जहां पर कुश्ती होना संभाव्य है या कुश्ती होना है, जहां पर वहां पर दोनों आ जाते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है सहमति देंगे तभी सहमति मानी जाएगी। यदि वो कुश्ती लड़ने के लिए आमने सामने आ गए हैं तो ये सहमति है उनकी आपस में, अप्रत्यक्ष रूप से सहमति है, जिसको यहाँ पर ये कहा गया है कि चाहे वह विवक्षित सहमति दे दी हो। विवक्षित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ गए तो सहमति है ना, दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो, यानी कि ऐसा मतलब उपहति या घोर उपहति कारित होने की संभावना हो या जो है उपहति कारित करने का जो है उनका आशय हो, घोर उपहति करने का आशय नहीं हो, जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो, वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, यानी ऊपर वर्णित जो व्यक्ति बताए गए हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे अपहानि का जोखिम उठाने की सहमति दे दी हो, यानी कि उसको जो है अपहानि यानी कि चोट पहुंचाने की सहमति कुल मिला के दे दी हो, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। यानी कि वो जो बात करने वाले हैं, वो जो लड़ाई करने वाले हैं, इससे संभावना है कि उनको चोट लग सकती है। यदि यह चोट मान लेते हैं कि यदि इस प्रकार की चोट आशय पूर्वक पहुंचाई जाती है कि इसको तो हमको मारना है और घोर उपहति कारित करना है, या मैदान में आ गया है ये कुश्ती लड़ने के लिए और अब तो अपन इसको जान से मार देंगे, इस प्रकार की यदि भावना है तो फिर ये आपराधिक आशय की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार की भावना नहीं है, मात्र कुश्ती में हराने की भावना है, तो फिर यह किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा, धारा 87 कहती है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 88 के बारे में। 88 ये क्या कहती है? ये कहती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए
यानी कि किसी व्यक्ति को फायदा हो, इसके लिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले धारा 88 को उदाहरण से समझें, फिर उसकी कानूनी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है और वह किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। अब डॉक्टर का जो आशय है वो मरीज को जान से मारने का आशय नहीं है, उसको घोर उपति या घोर चोट पहुंचाने का, गंभीर चोट पहुंचाने का आशय नहीं है। उसका आशय है कि वो उस मरीज को बचा लेवे। लेकिन यह भी संभव है कि उसकी ऐसी क्रिया से, उसके ऑपरेशन के द्वारा वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आशय देखा गया है। उसका आशय जो है, डॉक्टर का जो आशय है वो सद्भाव पूर्वक है और वह उस व्यक्ति को बचाना चाहता है। अब उस बचाने के कारण में मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में यह माना जाएगा कि डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 88 उसी प्रकार की है, यानी कि धारा 88 का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। हम पढ़ लेते हैं कि धारा 88 में क्या लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर आ जाएगा। पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। पढ़ते हैं। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भाव पूर्वक की जाए और जिससे उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्ति विवक्षित रूप से दी गई हो। विवक्षित मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो बोल करके सहमति दे ये आवश्यक नहीं है, लिख करके सहमति दे ये आवश्यक नहीं है। वो अपने इशारे से भी सहमति दे सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी सहमति दे सकता है, विवक्षित रूप से भी सहमति दे सकता है। चाहे अभिव्यक्ति चाहे विवक्षित सहमति दे दी गई हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञान हो। यानी कि कुल मिलाकर यदि डॉक्टर द्वारा किसी मरीज का इलाज सद्भाव पूर्वक किया जाता है और उसके लिए चीराफाड़ी की जाती है तो यह कोई अपराध नहीं है। अब उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित हो जाती है तो ये माना जाता है कि डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो आईपीसी की धारा 88 को हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 89 के बारे में, यानी कि 89 के बारे में। धारा 89 क्या कहती है? ये कहती है संरक्षक द्वारा। संरक्षक कौन होते हैं? जैसे कोई बच्चा है तो उसके माता पिता उसके संरक्षक माने जाते हैं। इस प्रकार से यदि कोई कर्मचारी है और उसका कोई इलाज उसका अधिकारी करवा रहा है तो वो अधिकारी संरक्षक के रूप में मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से संरक्षक द्वारा। ऊपर हमने 88 में क्या पढ़ा कि उस व्यक्ति की सहमति से, जिसका इलाज किया जा रहा है उसकी सहमति से। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बेहोश हो गया, अब उसका इलाज करना आवश्यक है, तो अब वो तो सहमति दे नहीं सकता ना, तो वो सहमति नहीं दे सकता। इसलिए धारा 89 को इसमें जोड़ा गया है और जोड़ करके ये बताया गया है कि यदि वो व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता है तो उसका कोई संरक्षक सहमति दे दे। इस प्रकार से क्या धारा 89 क्या कहती है? संरक्षक द्वारा उनकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। यानी कि कोई शिशु के लिए, बच्चे के लिए जो 12 वर्ष से कम का है, या उन्मत्त व्यक्ति यानी कि कोई पागल व्यक्ति है जो अपनी सहमति नहीं दे सकता है, या कोई व्यक्ति उन्मत्तता में आ गया है यानी कि बेहोशी की अवस्था में आ गया है, वो सहमति नहीं दे सकता है, तो उसकी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति सहमति दे दे तो ये कहा जाएगा कि वो धारा 89 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्या लिखा हुआ है? मान लो, अब इसी को हम पहले उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर हम क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि ऊपर हमने पढ़ा धारा 88 में क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि किसी व्यक्ति की सहमति से कोई डॉक्टर उसका इलाज करता है।
लेकिन यहां पर बात क्या आ रही है, यहां पर वो व्यक्ति बेहोश पड़ा है, या वो व्यक्ति पागल है, या वो व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे समय में उसकी तरफ से कौन सहमति देगा, ये वाली बात। तो उसकी तरफ से उसका संरक्षक सहमति दे सकता है। 89 के अंतर्गत इतना ही है। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्वक भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कि अभिव्यक्त या विवक्षित, अभिव्यक्त यानी कि उसने बोल करके सहमति दी हो, और विवक्षित मतलब उसने अप्रत्यक्ष रूप से इशारे के द्वारा सहमति दे दी हो, यानी कि अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से की जाए, ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो कि उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित होना कर्ता जानता हो या कर्ता का इस प्रकार से आशय रहा हो कि जो है वो उसका इलाज करके उसको ठीक कर देगा, लेकिन उसका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए, घोर उपत्ति कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का आशय नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्टर का। यदि इस प्रकार का आशय है तो यह आपराधिक आशय माना जा सकता है, लेकिन यदि सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया है तो वह उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो धारा 89 को हमने समझा। धारा 89 में संरक्षक द्वारा सहमति से किसी व्यक्ति का इलाज करवा दिया जाए तो इस प्रकार से ये मान लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 90 के बारे में। 90 क्या कहती है? सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। यानी कि धारा 90 ये बताती है कि किसी भय के अधीन या किसी भ्रम के अधीन कोई सहमति प्राप्त की गई है और उसके द्वारा कोई गंभीर चोट या जो है मृत्यु कारित करने जैसे कोई कार्य किया गया हो, तो कुल मिला के फिर ये माना जाएगा कि धारा 90 के अंतर्गत वो व्यक्ति ने फिर अपराध किया है। कुल मिला के इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हमने जो अभी कुश्ती वाला उदाहरण दिया था, कुश्ती वाले उदाहरण में हमने देखा था कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं और दोनों घायल होते हैं, लेकिन दोनों में से यदि किसी व्यक्ति को भ्रम में डालकर या भय में डालकर सहमति प्राप्त की गई हो और उसको जो है मैदान में उतार दिया गया हो लड़ने के लिए, तो फिर यह माना जाएगा कि फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को यह कह दिया कि तुमको कुश्ती लड़ना जरूरी है, यदि तुम कुश्ती नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। अब उस भय के कारण कि मेरा बच्चा ना मार दिया जाए, इस भय के कारण वो कुश्ती में उतर जाता है। तो कुश्ती में यदि वो उतर गया है तो उस समय जो है जिस व्यक्ति ने उसको भय में डाला है वो जो है अपराधी माना जाएगा। लेकिन सामने वाला जो कुश्ती लड़ रहे हैं दो व्यक्ति, दोनों में से इधर वाले व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो हमसे कुश्ती लड़ने आया है उसको किसी भय के कारण कुश्ती में खड़ा किया गया है। यदि उसको ये नहीं पता है और वो कुश्ती लड़ता है और वो चोट पहुंचा देता है तो फिर ये है कि उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन अपराध किसने किया है? फिर अपराध उसने किया है जिसने उस व्यक्ति को भय में डाल करके कुश्ती में लड़ाया। यदि कुश्ती लड़ने वाला दूसरा जो व्यक्ति है उसको ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भय के कारण मेरे से कुश्ती लड़ रहा है और इसके बाद भी यदि वो उसको चोट पहुंचा देता है और उससे कुश्ती लड़ता है तो फिर वो धारा 323 के अंतर्गत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा, फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से यहां पर आईपीसी की धारा 90 में बताया गया है। हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसा कि इस संहिता की धारा में आशयित है। क्या इसमें लिखा हुआ है कि यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति के क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने सहमति दी है, तो फिर धारा 90 के अंतर्गत
वह जो है दंडनीय माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। उन्मत्त व्यक्ति की सहमति, इसमें एक बात और बताई गई है। उन्मत्त व्यक्ति की सहमति यानी कि कोई व्यक्ति जो है दिमागी रूप से सक्षम नहीं है अपनी सहमति देने के लिए, पागल व्यक्ति कोई है, और तो फिर उसने मतलब सहमति दे दी हो कि हाँ मैं तो लड़ रहा हूँ, कुश्ती लड़ रहा हूँ मैं तो, इस प्रकार से यदि सहमति दे दी हो, या किसी बच्चे के द्वारा यानी कि कोई 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और उसने सहमति दे दी हो कुश्ती लड़ने के लिए, तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। कुल मिला के भ्रम में डालकर सहमति दी गई हो, भय में डालकर के सहमति दी गई हो, शिशु के द्वारा सहमति दी गई हो जो 12 वर्ष से कम का है, या उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की सहमति दी गई हो, तो वह धारा 90 के अंतर्गत मानी जाएगी और वह दंड के अधीन होगी, यानी कि वह अपराध के अधीन होगी। इस प्रकार से तो आईपीसी की धारा हमने समझी 87, 88, 89 और 90। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक उसमें मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका लिंक उपलब्ध है। यहाँ पर जा करके आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।